तो अब जो है वो थोड़ा सा ज़रा उसको पॉज लेते हैं, चैप्टर 16 की तरफ ज़रा आएँ, देखते हैं उसमें क्या है, फिर आएंगे चैप्टर 15 की तरफ वापस इंशाल्लाह माय डियर। रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट्स, अपने सर पे हाथ फेरें, आगे चलते हैं। सेक्शन 174 रिकॉर्ड्स। ओके, एवरी जानवर शेल मेंटेन इन तुर्कमानिस्तान, लेकिन अगर टैक्स पेयर है तो इन पाकिस्तान। प्रेस्क्राइब्ड अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स मिसाल के तौर पे P&L बैलेंस शीट, रिकॉर्ड्स मिसाल के तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, मिसाल के तौर पे सेल एग्रीमेंट एटसेट्रा, परचेज एग्रीमेंट, इनवॉइसेस। तो माय डियर टैक्स पेयर ने रिकॉर्ड्स कहाँ रखने हैं? चले मैं बता देता हूँ, इन पाकिस्तान। सुबह सुबह भी आप फ्रेश नहीं होते। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने पेज 386 से पिछला पेज है, हाइब्रिड सेकंड रो, पेज 386 से पिछला पेज है, पेज 385। अगर आपने कोई खर्चा किया लेकिन उसके रिकॉर्ड दिखाने से आपने इनकार कर दिया, तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। वेरी सिंपल, होना भी चाहिए। कमिश्नर में डिसअलाउ हुआ खर्चा इफ द टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, ये जो अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कितने साल के लिए आपने संभाल के रखने? 6 साल के लिए। यानी 30 जून 2010 के बिजली के बिल आपने संभाल के रखने हैं 30 जून 2016 तक। ये 15 वाला क्लास के बाद मिले जरा मुझे। कोई भी चीज हो सकती है। नोट कर लिया? वेल डन। वेलकम। तो माशाल्लाह सकर्दू से आए। सकर्दू से, गिलगित से, सकर्दू से, गिलगित से, गिलगित से। तो आपके आने से पहले ये बातें हुई कि खर्चों के रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। अगर खर्चे का रिकॉर्ड संभाल के ना रखा तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और अगली बात ये हुई कि खर्चों के रिकॉर्ड और सारी चीज़ों के रिकॉर्ड 6 साल तक संभाल के रखने हैं। बस ये बातें हुई हैं। तो बताते हुए मुझे शर्म सी आ रही थी, इतनी आसान बातें थी। द अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शेल बी मेंटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट। इफ दे रिलेट टू 2010 देन वी विल कीप देम टिल 2016। लेकिन अगर ऑब्वियसली कोई कोर्ट केस हो गया आपके खिलाफ, तो फिर आप रिकॉर्ड संभाल के रखें जब तक कि कोर्ट का फैसला ना आ जाए। इन केस ऑफ अ प्रोसीडिंग, यानी कोई केस आपके खिलाफ हो गया, कोई हरकत आपने ऐसी कर दी, ये कर तो कोई और रहा था, आप पकड़े गए। इन केस ऑफ मैन इज नोन बाय द कंपनी, इन केस ऑफ अ केस, ओ सुभान अल्लाह, क्या फिक्रा बन गया। इन केस ऑफ अ केस इज पेंडिंग, द रिकॉर्ड विल बी केप्ट टिल द फाइनल डिसीजन। कौन फाइनल डिसीजन देगा? कोर्ट। नाउ क्वेश्चन इज, प्रोसीडिंग इज पेंडिंग का क्या मतलब है? प्रोसीडिंग इज पेंडिंग का मतलब है कि कोई केस चल रहा है जिसमें आपको असेस किया जा रहा है। असेस करना क्या होता है? जज किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है कि आपने सही टैक्स निकाला है या नहीं। या आपको तो जज नहीं किया जा रहा, आपको जज करने के बाद आपने कोर्ट में जाके अपील कर दी है कि यार ये मुनासिब नहीं है, मेरे साथ ऐसा ना करो, बाकियों के साथ भी करो। एंड एनी केस बिफोर एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। जब कभी FBR वालों से कोई केस, जब भी कभी कोई जज से केस रिजॉल्व नहीं हो रहा होता, तो हम एक कमेटी बनवाते हैं जिसका नाम होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और उसके पास जाके अपने मसले को हल करवाते हैं। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स हैं और फॉरेन एक्सपेंसेस हैं, तो आप फिर मेंटेन करें रिकॉर्ड फॉर मरते दम तक।
ज़ाहिर बात है क़यामत तक तो मेंटेन नहीं करने, अनलेस कि क़यामत पहले आ जाए हमारा। तो मेंटेन करें रिकॉर्ड्स को इनडेफिनेट पीरियड के लिए, ना ख़त्म होने वाले अरसे के लिए। लेकिन ये किसके लिए रूल? फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। जो हज़रात लेट आए हैं पिछली बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए फ्रेश माइंड के साथ पढ़िएगा। ख़र्चा क्या होता है? ख़र्चा एक डेबिट नेचर का आइटम है। चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट कर दें, चाहे रिसीट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दें, चाहे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें, जहां मर्जी डेबिट कर दें खर्चे को। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है ना जीपी से पहले पहले, ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले। तो जहां मर्जी खर्चे को रिकॉर्ड कर दें, बस डेबिट हो गया तो खर्चा है। हाइब्रिड में ज़रा जल्दी आइएगा, अच्छा एंड पे बैठना है, ठीक है जल्दी करें जो भी करना है। कमिश्नर अगर चाहे किसी भी बंदे को कहे कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर मेंटेन करे, हमने कहा ये क्यों, इसमें क्या होगा? इसमें आप स्टोर करेंगे डेटा और इजीली एक्सेस करेंगे इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस दैट अफेक्ट द टैक्स लायबिलिटी। वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो टैक्स लायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं? सेल की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, इन सबको इलेक्ट्रॉनिकली आप मेंटेन कर लें ताकि आपको ऑडिट वगैरह आसान हो जाए। अच्छा माय डियर, ये जो है ना आगे बड़ी आसान सी चीज़ है कि आपने किन चीज़ों के रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं। ये मैं आपको किसी दिन पढ़ा दूंगा। एसेट्स के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, लाइबिलिटीज़ के रिकॉर्ड होने चाहिए, लेबर का रिकॉर्ड होना चाहिए, मटेरियल का रिकॉर्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। ये डब्बे आसान से हैं, किसी दिन 10-12 मिनट भी फोकस करके लगा लेंगे तो ये डब्बे हो जाएंगे। किसी दिन आप कहेंगे ना मेरा याद करने को आज दिल चाह रहा है, सुबह सुबह मैं उठा था मेरा दिल चाह था कुछ याद करूँ आज, तो उस दिन ये मैं आपको करा दूँगा। इट इज़ नॉट अ बिग टास्क। जो हज़रात लेट हो गए हैं, अब जो मैं बात पढ़ाने लगा हूँ उसका पहले 10 मिनट वाली बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा बताएं जी, पॉइंट 1 का मतलब? बस आप अपने रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर पे रख सकते हैं अगर सेफ्टी मेजर्स आप इंश्योर कर लें, यानी पासवर्ड वगैरह लगा लें। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में बी केप्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इफ़ सेफ्टी मेजर्स आर इंश्योर्ड। कोई मसला नहीं, कंप्यूटर पे रिकॉर्ड रखें। अच्छा, केप्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई मसला नहीं। अच्छा, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? P&L बैलेंस शीट वगैरह। और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सेल, परचेज, इनवॉइस, ये वो। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी शैल बी मेंटेन्ड, ऊपर लिखा होता केप्ट, शैल बी मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को माने, लेकिन इसको अब IFRS हो जाना चाहिए, ये बहुत पुराना लिखा हुआ है IAS, और कंपनीज एक्ट 2017। तो माय डियर, कंपनी के लिए क्या रूल है? कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे किसकी रोशनी में? IAS की रोशनी में और कंपनीज एक्ट की रोशनी में। अजीब सी हेडिंग है, जनरल फॉर्म ऑफ बुक्स, यानी किस फॉर्म में रखें, ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं 2-3 नंबर का। फिर आप केप्ट बता दीजिएगा किस फॉर्म में रखें और मेंटेन भी बता दीजिएगा। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला क्या करें? इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला अल्लाह भला करे, ये प्लेस बिजनेस वाला रिकॉर्ड रख ले वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन। लेकिन अगर आपका बिजनेस नहीं है तो फिर आप रिकॉर्ड्स कहाँ रख लें? अपने घर में रख लें, और एड्रेस हमें बता दें प्लीज, एड्रेस हमें बता दें। ओके अच्छा माय डियर, सवाल ये है कि रिकॉर्ड्स कहाँ रखने हैं? पढ़ें, द बुक्स शैल बी केप्ट एट अ प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन।
तो रिकॉर्ड्स आपने रखने हैं जहाँ बिजनेस हो रहा है। इफ़ इट इज़ कैरिड इन मोर देन वन प्लेसेस, हो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपके कई मल्टीपल ब्रांचेज हों, बाटा है, हश पपीज़ हैं, कई ब्रांचेज हों, द रिकॉर्ड्स विल बी केप्ट एट अ प्रिंसिपल प्लेस। फिर प्रिंसिपल प्लेस पे रख लें, और एट ईच प्लेस, या आपका दिल चाहे तो हर प्लेस पे रख लें। इफ सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर, अगर हर ब्रांच सेपरेट अपनी अकाउंटिंग कर रही है तो हर जगह रखे, वो लूटो मचाओ हर जगह रखो। और अदर सोर्स, अच्छा, और प्रॉपर्टी वाले कहाँ रखें, प्रॉपर्टी वाले कहाँ रखें, सैलरी वाले कहाँ रखें, कैपिटल गेन वाले कहाँ रखें, चपेड़ वाले कहाँ रखें, थप्पड़ वाले कहाँ रखें, वेयर अ पर्सन अर्न्स इनकम अदर देन बिजनेस द बुक्स शैल बी केप्ट एट, डिविडेंड वाला कहाँ रखे घर में, एग्जाम्प्ट इनकम वाला कहाँ रखे, हवाई कैब तो डिच फ्राई करने पे कुछ भी कर सकते पेपर में टेस्ट, लेकिन अब अगर वो एग्जाम्प्ट इनकम बिजनेस की है तो फिर तो शायद ऊपर ही जाएगा ना। ओके, इन द एंड यार जो भी है, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप अपनी जगह बता दें जहां कारोबार कर रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा जगह कारोबार करें तो एक से ज़्यादा जगह रिकॉर्ड रख लें, लेकिन इन द एंड कहते हैं मुझे बता देना वो जगह है कौन सी, पता चले वो तो आपने एड्रेस दिया और चांद का वहां मैं आ भी ना सकूं, लेकिन मैंने आ भी जाना है उधर। द प्लेस वेयर द रिकॉर्ड्स आर केप्ट शैल बी क्लियरली स्टेटेड ऑन द रिटर्न, रिटर्न पे वो जगह बता दो क्योंकि हो सकता है मुझे आना पड़े उधर। ऑडिट, पॉज करो भाई, section 177, don't tell me which mosam is this, audit, try to save the time, the कॉमी में, अच्छा ये जो रिकॉर्ड्स हमने रखने हैं अपने बिजनेस के, ये हमने अपने लिए रखने हैं या कमिश्नर इनको मंगवा सकता है? कॉमी में कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉमी मंगवाएगा, कॉमी मंगवाएगा, मेक कॉल, कॉमी मंगवाएगा। इस लॉ वाले भी मंगवा सकते हैं, किसी और लॉ वाले भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड इसलिए मंगवाएगा कि उस पर रख के समोसा खाएगा, फॉर कंडक्टिंग ऑडिट, पॉज करो, फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स। अच्छा, ये रिकॉर्ड्स क्यों मंगवाएगा आपके? क्योंकि उसने आपका क्या करना है, उसने आपका ऑडिट करना है, इसलिए रिकॉर्ड मंगवाएगा। इसलिए आपके रिकॉर्ड नहीं मंगवाएगा कि समोसा रखने के लिए कागज नहीं था उसके पास। अच्छा, अगर आप रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक डेटा पे रखें तो फिर टैक्स पेयर शेल अलाउ द कमिश्नर टू यूज द मशीन, फिर आप अपना कंप्यूटर उसको यूज करने दें। मशीन से मुराद वो मशीन नहीं जो फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है, उसमें कमिश्नर ने जाके अपने कपड़े नहीं धोने। अलाउ द कमिश्नर टू यूज द मशीन एंड शेल अलाउ हिम एक्सेस टू टेस्टेड हार्ड कॉपीज। और अगर आपको ज़्यादा मसला है तो कमिश्नर को आप हार्ड कॉपीज निकाल के दे दो, अगर कमिश्नर को मसला है तो उसका टेस्ट साइन वगैरह वो कर देगा। फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स पेयर और ऑफ एनी अदर टैक्स पेयर, आपके प्रेमिसेस में आके आपकी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, आपके प्रेमिसेस में आके किसी और की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। तो ड्यूरिंग होंडा ऑडिट बर्जर पेंट डेटा में बी चेक्ड फ्रॉम होंडा, होंडा से, क्योंकि होंडा वाले बर्जर पेंट खरीद रहे होंगे ना गाड़ियों के लिए, तो फिर कुछ डेटा बर्जर पेंट का होंडा वालों के पास भी होगा। तो आपका ऑडिट करते करते आपके सप्लायर्स का ऑडिट भी किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है बर्जर पेंट की मेजर सेल होंडा को ही हो। ड्यूरिंग, ये जो लिखा हुआ है ना, ऑफ टैक्स पेयर और ऑफ एनी अदर टैक्स पेयर, ड्यूरिंग होंडा ऑडिट बर्जर पेंट डेटा में बी चेक्ड फ्रॉम होंडा।
अच्छा, सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ था? मे कॉल। कॉल करने के बाद अब इसका ऑडिट शुरू होगा। तो जो हजरात लेट आए हैं, ऑडिट करने के लिए हमने उसके रिकॉर्ड मंगवाए हैं, अब उसको ऑडिट करना शुरू करने लगे हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ पर्सन, जब आप उसके रिकॉर्ड मंगवा लें, कि जब वो कहे कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, फिर आपको जाना पड़ता है, जाके इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। द कॉमी शैल कंडक्ट ऑडिट ऑफ द पर्सनल अफेयर्स, फिर देखेगा कि इसका रिश्ता क्यों टूटा, सॉरी, ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स, फिर इसके इनकम टैक्स अफेयर्स को देखेगा, इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, खर्चे पूछेगा कौन कौन से किए, आपके पास एसेट्स कौन से हैं, लाइबिलिटीज़ कौन सी। ऑडिट में यही चीज़ें पूछी जाती हैं, खर्चे क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं। कोरोना से डर लग गया था कमिश्नर को, तो इसलिए वीडियो लिंक भेज के आपको ऑडिट करेगा। कमिश्नर मे कंडक्ट ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वीडियो लिंक। आप भी जूम पे आ जाओ अपने घर में, मैं भी जूम पे आ रहा हूँ अपने घर में, जूम और जूम खेलते हैं, जैसे कभी कभी सर बुलाते हैं टेस्ट की मीटिंग। अच्छा जी, 2AA ज़रा हट के है, इसलिए इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो चौथी हेडिंग बनेगी वो ये बनेगी, अब कमिश्नर में इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। बस अब उसके अगर रिपोर्ट भेज दें, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है इसका ऑडिट मुकम्मल हो गया। तो पहली लाइन में हमने कॉल किया था डाटा, कॉल करना क्या होता है? मंगवाना। दूसरी लाइन में हमने ऑडिट किया था, तीसरी लाइन में हमने बताया था वीडियो लिंक से भी ऑडिट हो, और छठे पॉइंट में हम बता रहे हैं बस ऑडिट रिपोर्ट आप इश्यू करो, जो मसले निकले हैं उसको बताओ क्या मसले हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट द कमिश्नर मे इशू एन ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, एक मुनासिब तरीका वैसे ये है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले आप उससे पूछ लें कि ये मसले हैं, मुझे बता दो इनका तुम्हारी नज़र में क्या हल है, फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू करें। वरना अगर आपने एकदम ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, बाद में उसने एतराज़ कर दिया, तो कमिश्नर की भी फिर एक इज़्ज़त होती है, वो इज़्ज़त बेइज्जती में बदल जाएगी। तो बेहतर है कि ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले एक काम करें, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑडिट द कमिश्नर में आफ्टर ऑब्टेनिंग एक्सप्लेनेशन, उससे एक्सप्लेनेशन लें ऑन ऑल इशूज रेज्ड इन ऑडिट, फिर इशू करें ऑडिट रिपोर्ट। तो बिफोर इशूइंग रिपोर्ट व्हाट शुड यू डू? ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन, ये लाइन है असल में। तो ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले ऑब्टेन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर लें उसकी। बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको हाईलाइट कराया जा रहा है और अंडरलाइन बड़ा सोच समझ के। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? कंटेनिंग ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, जो आपने ऑडिट के दौरान चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, एंड फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशंस एक ही चीज़ होती है। और इन द एंड कमिश्नर में अमेंड द असेसमेंट। अमेंड असेसमेंट का मतलब उर्दू में लिख लेना, कमिश्नर आपके बारे में अपनी राय बदल लेगा। अमेंड असेसमेंट। क्या आपने कभी दूसरे के बारे में अपनी राय बदली है? जी बिल्कुल, कई दफ़ा कोई ऐसी हरकत वो कर देता है, क्या कहते हैं, यार नहीं होन नहीं, बस यार अब नहीं, अब तेरे मेरे से जुदा। इसको कहते हैं आपने अगले के बारे में अपनी राय बदल ली है। अमेंड असेसमेंट को उर्दू में राय बदल ली है। माय डियर जल्दी आना। अमेंड असेसमेंट। चलिए, पुट सम H2O in a glass of water and enjoy this H2O without KMNO4. NaCl. असल में जब ऑडिट करने कमिश्नर आता है ना, तो कमिश्नर के कानों में जो लोगों ने डाला होता है वही राय होती है। जैसे आप किसी से मिलने जाएं तो पहले से को राय कायम करके जाते हैं, हालांकि दूसरों से पूछना नहीं चाहिए उसके बारे में, गड़बड़ भी लोग करते हैं, गिबत कर देते हैं। तो कमिश्नर जब आता है ना आपके पास, तो उससे पहले ही कुछ ना कुछ आपके बारे में अपनी राय बना के आया होता है। ऑडिट करने के बाद ऑब्वियसली वो राय मेंटेन तो नहीं रहती, वो राय बदल जाती है। मेंटेन भी रह सकती है, ज़रूरी नहीं कि
तो अगर आप, हो सकता है आप अच्छी राय पहले बना के आए हो और ज़्यादा वर्स्ट बंदा वो निकले, और हो सकता है पहले आप सोच के आए हो कि नहीं यार ये तो बहुत ही बुरा बंदा है और ऑडिट करके पता चले यार ये तो बहुत ही अच्छा बंदा है, तो आप राय बदल सकते हैं अपनी, कोई मसला नहीं। आफ्टर इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कमिश्नर में अगर ज़रूरी समझे, अगर ना ज़रूरी समझे तो खैर है, अगर ज़रूरी समझे तो अमेंड द असेसमेंट। अच्छा, नॉर्मली ना इसमें आपका टैक्स बढ़ता है। ये अमेंड द असेसमेंट ना पूरा एक सेक्शन है, चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे कोई 2-3 हफ्ते बाद, या शायद जनवरी में पढ़ें, सेक्शन 122, ये पूरा सेक्शन है, वो बताएगा नॉर्मली अमेंड द असेसमेंट में ये होता है कि हम उसका टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बेहतर है कि उसका टैक्स इंक्रीज़ करने से पहले उसको एक अपॉर्चुनिटी दे दो, अगर उसने कोई बात बूत करनी है तो वो उसकी सुन लेना। आगे उसने थोड़ा सा ज़रा नरम लहजा इस्तेमाल किया है, आफ्टर प्रोवाइडिंग एच अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपॉर्चुनिटी उसको दें। ऑफ बीइंग हर्ड को अगर आप ब्रैकेट में लेके अलग से याद कर लें तो फिक्रा बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, किसको, क्या अपॉर्चुनिटी, ऑफ बीइंग हर्ड। ऑफ बीइंग हर्ड को क्यों इग्नोर करके याद कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टैक्स पेयर, क्या अपॉर्चुनिटी, उसकी बात सुने, उसकी बात सुन के आप अल्लाह का शुक्र है बदल दें, अमेंड द असेसमेंट। सेक्शन 177 shall not apply, सेक्शन 177 नॉट अप्लाई। सेक्शन 177 क्या क्या कह रहा था, रिकॉर्ड मंगवाएं, ऑडिट करें और फिर ऑडिट रिपोर्ट इशू करें, फिर अमेंड करें असेसमेंट, ये सारा ना करें। अल्लाह अकबर, रशीद नहीं, सेक्शन 177 shall not apply to a person, ऐसे बंदे पे नहीं लगेगा। whose income tax affair have been audited in any of the preceding, अगर पिछले 4 सालों में कभी, अच्छा ये वैसे मुझे ये बताएं कि ऑडिट हर साल हर बंदे का होना पाकिस्तान में पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। सिर्फ आप इचरा के अंदर ही चले जाएं तो हज़ारों दुकानें हैं वहाँ, टाउनशिप के अंदर तो पूरी एशिया की सुना बड़ी मार्केट है, तो हर दुकानदार का हर साल कैसे ऑडिट हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो याद रखिएगा एफबीआर जान मार के भी पूरे पाकिस्तान के 1-2% लोगों का ही ऑडिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कोशिश होती है पहले बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए जिनसे ज़्यादा टैक्स आने। तो ऑडिट करना इतना आसान काम तो नहीं है, कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स मंगवाएं और फिर चेक करें, और वो तो बहुत लंबा काम है ऑडिट करना। तो एक बंदा ही आमतौर पे ऑडिट करने दूसरे के इदारे में चले जाए तो महीना डेढ़ वैसे ही लग जाता है, वहाँ पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपका पिछले 4 साल में अगर एक दफ़ा ऑडिट हो गया ना तो मैं आपको तंग नहीं करूँगा, लेकिन अगर 4 साल गुजर गए हैं अब मैं आकर आपका ऑडिट कर सकता हूँ। लेकिन इस चीज़ को तो लोग मिसयूज़ कर सकते थे कि हमारा तो ऑडिट हो ही नहीं सकता 4 साल तक, अल्लाह का शुक्र है जो मर्जी करो। तो आगे उसने कहा सॉरी कमिश्नर में सेलेक्ट अ पर्सन फॉर ऑडिट विद द बोर्ड अप्रूवल, लेकिन बोर्ड अगर अप्रूवल दे दे तो बीच में भी तंग कर सकता है, वो कोई मसला नहीं। लेकिन जनरल रूल ज़रा पढ़ लें, बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है ये, माने ना माने बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। सेक्शन 177 लगेगा ही नहीं, किस बंदे पे नहीं लगेगा, ये इसी तरह बच्चा लेट आ रहा है और रोज़ाना टीचर उसको मारने को तैयार है, बच्चा कहते हैं पिछले 4 दिनों में अगर एक दफ़ा मार पड़ गई है तो होने नहीं, अगर एक दफ़ा ये दिन पूरे होने थे उसके बाद अगर मैं रोज़ाना लेट आऊँ तो मारें, लेकिन फिर 4 दिन दोबारा नहीं मारना चाहे मैं लेट भी आऊँ। बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। सेक्शन 177 शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हुज अफेयर्स हैव बीन ऑडिटेड इन एनी ऑफ द 4, पिछले 4 सालों में अगर 1 साल भी आपका ऑडिट हो गया तो इस साल ऑडिट नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन है, कोई बड़ी मछली हो वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो तो पकड़ लें उसको फिर, लेकिन फिर कमिश्नर को किसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, बोर्ड की। अच्छा ये पॉइंट 8.7 की कॉन्टिन्यूशन में नहीं है, पॉइंट 8 एक इंडिपेंडेंट पॉइंट है। पॉइंट 8 ये कहता है किसी भी बंदे का कभी भी ऑडिट आपने करना है और आपको पता है कि वो ऑडिट नहीं हो रहा तो एफबीआर वाले किसी सीए फर्म के पास चले जाएं, उनको फीस दे दें,
वो एफबीआर को ऑडिट करने में हेल्प कर देंगे, अगर एफबीआर को वो मुश्किल लग रहा है ऑडिट करना। तो एफबीआर वाले सीए फर्म और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। द बोर्ड में अपॉइंट, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा, कमिश्नर नहीं करेगा। पॉइंट 8.7 की कंटिन्यूएशन में नहीं है, जनरल बात कर रहा है। द बोर्ड में अपॉइंट अ सीए और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लेकिन वो अकेला नहीं हो सकता, वो फर्म होनी चाहिए, अकेले सीए को नहीं, वो तो हो सकता है इतना समझदार ना हो, फर्म को पूरी हायर करें। द बोर्ड में अपॉइंट अ फर्म ऑफ सीए और फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट टू कंडक्ट ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ अ पर्सन सेलेक्टेड फॉर ऑडिट। अपॉइंट अ फर्म to conduct audit of a person selected for audit। बोर्ड में अपॉइंट फर्म, क्यों अपॉइंट करेगा फर्म? टू कंडक्ट ऑडिट, ऑडिट करने के लिए किसका? ऑफ अ पर्सन सेलेक्टेड फॉर। अच्छा, उसको सिलेक्ट कमिश्नर ने किया या बोर्ड ने किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको पता है कभी कभी रिश्ता हम सिलेक्ट करते हैं, कभी अब्बू करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो तो जाता है ना। इफेक्टिव तो बाय द कमिश्नर और द बोर्ड। द स्कोप ऑफ द ऑडिट, स्कोप ऑफ द ऑडिट से क्या मुराद है? डेप्थ। द डेप्थ ऑफ द ऑडिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड ऑन अ केस टू केस बेसिस। सैटरडे को लेक्चर ले रहे हैं ना बच्चे, संडे आराम से याद करेंगे इसको बैठ के। ओके, एनी पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव, किसकी बात हो रही है? नहीं, फर्म की या बोर्ड की नहीं, फर्म की। बल्कि इसी तरह कर लेना, इन दोनों की तरफ क्यों करना, बल्कि इसको इस तरह कर लेते हैं, एनी फर्म, फर्म भी तो पर्सन है, एओपी पर्सन है, कंपनी पर्सन है। एनी फर्म एम्प्लॉयड एज अबव मे बी ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर टू गिव नोटिसेस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। असल में होता पता क्या था, ये लोग डॉलेंस वालों को नोटिस भेजते थे सीए, तो सीए वो डॉलेंस वाले कहते थे मुझे एफबीआर का नोटिस दिखाओ, सीए कहता था मैं अपना नोटिस भेज रहा हूं तुम्हें। मैं कहा तुम्हें किसने ये पावर दी है? तो वो कहेगा मुझे पावर है। अब द पर्सन एम्प्लॉयड एज अबव मे बी ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर, कमिश्नर याद ले लें आप, टू गिव नोटिस टू, देखिए कौन क्या कर रहा है और कौन मदद कर रहा है, ये जरा पूरा सिनेरियो आपको समझना है। एफबीआर ऑडिट करना चाह रहा था या कमिश्नर ऑडिट करना चाह रहा था, और सीए उसकी मदद कर रहा है और ऑडिट डॉलेंस का हो रहा है। तो अ फर्म एम्प्लॉयड एज अबव मे बी ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर टू गिव नोटिस टू डॉलेंस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, और यहां तक इजाजत दे देगा तुम उनके घरों तक घुस जाओ, एंड टू एंटर इनटू प्रेमिसेस, बिजनेस प्रेमिसेस, और अगर रिकॉर्ड्स घर में पड़े हुए तो घर घुस जाओ। ऑब्वियसली बता के आते हैं, रात को कूद के नहीं आते, कूदने वाले तो दिन में भी कूद जाते हैं। ये लोग ऑडिट करने आ गए, तो डॉलेंस का ऑडिट हो रहा है, तो सीए को कमिश्नर ने इजाजत दे दी है। नंबर 1, नोटिस इशू करो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, और दूसरी इजाजत दे दी है टू एंटर इनटू प्रेमिसेस। अंडरलाइन किया हुआ पढ़े, वेयर अ पर्सन, टैक्स पेयर, where a person fails to produce before commissioner or a firm of CA the accounts, documents and records। CA रिकॉर्ड्स मांग रहा है, डॉलर साले करें रिकॉर्ड्स, वो तो जल गए, चलो सेल परचेज की एग्रीमेंट लिया वो भी जल गए। तो इस तरह लोग फिर दोनों नौकरियां करते हैं। वेयर अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और फर्म ऑफ सीए
आग कब और कहाँ लगी थी उसकी तो वीडियो डिलीट हो गई। मेरा पर्सन वो जगह दिखा दो, उधर तो मेरे से फेरी करा दिया। यार तुम कर क्या रहे हो हमारे साथ, पर रिकॉर्ड नहीं दिखाने। Where a person fails to produce before COMI or a form of CA, the accounts, documents, record, electronically kept record, electronic machine or any other evidence. असल में ना अंडरलाइन किया हुआ जरा पढ़ें, जो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ किताब में। Where a person fails to produce accounts, documents and records, the commissioner may proceed. फिर कमिश्नर कहेगा CA ज़रा साइड पे हटो, कॉस्ट मैनेजमेंट ज़रा साइड पे हटो, कमिश्नर में प्रोसीड। कमिश्नर फिर आगे बढ़ेगा, बाहर निकल डॉलेंस, बाहर निकल, मैं तुम्हें असेस करने लगा हूं। मैं तुम्हें क्या करने लगा हूं? इस असेसमेंट का नाम होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एंड एज्यूम्ड असेसमेंट शैल हैव, मैं तुम्हें बेस्ट जज करूंगा खुद। अब किसी को साइड पे हटा दो और तुम्हारे बारे में जो मैंने असेसमेंट एज्यूम की हुई थी अपने माइंड में, नाउ इट हैज नो लीगल इफेक्ट। तुम्हारे बारे में मैं सोच के आया था, डॉलेंस तो नाम है एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, तुम्हारे बारे में तो मैं बुरा नहीं सोच के आया हुआ था, एज्यूम असेस किया हुआ था मैंने आपको। जाहिर बात है अगले बंदे से मिलने से पहले आपके जहन में कोई ना कोई एक इमेज बना होता है, तो मोटा होगा पतला होगा, वो जाके पता चलता है वो तो बहुत ही पतला है। तो एज्यूम्ड असेसमेंट की होती है, ठीक है। कभी कभी शुरू में जब हमारे ज़माने में जब हम पढ़ाने आते थे तो पहले दिन बच्चे एक दूसरे को नहीं ये हमें पढ़ाएंगे, तो सर देख के हो जाते थे, पता नहीं ये कैसे पढ़ाएंगे। तो कोई ना कोई एज्यूम्ड असेसमेंट पहले दिन टीचर के बारे में की होती है बच्चों ने, फिर थोड़ा थोड़ा खराब सही शुरू। अच्छा, तो कमिश्नर में प्रोसीड टू मेक अ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इस असेसमेंट का नाम होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये पता है कब करनी है? जब वो रिकॉर्ड दिखा रहा था तो हमने इसका नाम रखा था अमेंडेड असेसमेंट, और जब उसने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दिया तो हमने इस असेसमेंट का नाम क्या रख दिया? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और जो आपके बारे में मैंने कोई अजम्पशन ली हुई है ना, कमिश्नर कहता है इट हैज नो लीगल इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, चलिए यहाँ तक आपको एक रिवीजन, जल्दी से इंग्लिश के फिक्रे याद करें, जो हज़रात लेट आए हैं वो भी। आपने अपने अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान में रखने हैं। कमिश्नर आपको खर्चा माइनस नहीं कर, अच्छा इतना आसान चैप्टर था, आप खुद भी पढ़ सकते थे। कमिश्नर आपको खर्चा माइनस नहीं करने देगा अगर आप रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दें। ये जो आपने अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है 6 साल के लिए संभाल के रखने हैं, जिस साल थे उस साल से आगे 6 साल। लेकिन अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग चली जाए कोर्ट में तो फिर आप कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें। कोर्ट से मुराद ये है कि या आपको असेस करने आए हुए हैं वो, या आपने अपील कर दी हुई है उनके खिलाफ, या कोई ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी आपके खिलाफ फैसला सुना रही है। लेकिन अगर आपकी फॉरेन इनकम है, फॉरेन एसेट्स और फॉरेन एक्सपेंसेस हैं, फिर 6 साल की लिमिट नहीं है, फिर आपको मरते दम तक रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। खर्चा वो होता है जो डेबिट हो गया होता है, ये तो सादा सी बात है। अगर आपके कमिश्नर चाहे तो आपको ये भी कह सकता है कि आप एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर मेंटेन करो। उसमें क्या होगा? उसमें आप ट्रांजैक्शन की सेल, परचेज और खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। ये आगे हमने नहीं पढ़ा। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भी अपने रिकॉर्ड रख सकते हो। आपने पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है जो दुनिया में चल रहे हैं, और कंपनी लॉ को फॉलो करना है। अगर आप कंपनी हो फिर आपके रिकॉर्ड्स वैलिड हैं। अगर आप बिजनेस इनकम कमा रहे हो तो आपने अपने रिकॉर्ड्स बिजनेस प्रेमिसेस में रखने हैं, रिकॉर्ड सेल, परचेज, रेंट एग्रीमेंट। और अगर आप बिजनेस एक से ज़्यादा जगहों पे कर रहे हो तो हेड ऑफिस में रखने हैं, प्रिंसिपल प्लेस, सबसे बड़ी जगह हेड ऑफिस में अपने रिकॉर्ड रख लेना। और अगर आप हर जगह के लिए अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन करते हो तो फिर हर जगह आप अपने रिकॉर्ड्स रख लेना, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस के अलावा कोई काम कर रहे हो, प्रॉपर्टी, सैलरी, तो फिर आपने अपने घर में रिकॉर्ड्स रखने हैं। लेकिन हमें बता देना
ये अंडरलाइन होना चाहिए था ना, क्लियरली स्टेटेड। लेकिन आप बता देना कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे ये रिकॉर्ड रखे हुए हैं, क्लियरली स्टेट करना हमें। कहीं हम ऐसा ना हो आपके रिकॉर्ड कहीं और जाके ढूंढते रहें इचरे में और बाद में वो मॉडल टाउन में पड़े हों। कमिश्नर मंगवाएगा आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और इनका करेगा ऑडिट। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर पे रिकॉर्ड रखे हुए हैं तो फिर आप कमिश्नर को मशीन इजाज़त इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे और साथ ही आप उसे हार्ड कॉपीज़ भी देंगे चीज़ों की। और कमिश्नर अगर चाहे तो 6 सालों के बाद भी रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकता। कमिश्नर शेल नॉट कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स आफ्टर 6 ईयर्स। 6 सालों के बाद वो रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकता। रिकॉर्ड्स मंगवाने के बाद वो आपको ऑडिट करना शुरू करेगा, जिसमें वो खर्चे, एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पूछेगा। वीडियो लिंक भी भेज सकते हैं। जैसे ही ऑडिट मुकम्मल होगा, कमिश्नर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा चीजों की, फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट भेजेगा, ये मैंने कहा था। और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद कमिश्नर आपके बारे में अपनी राय को बदल लेगा, लेकिन इसका नाम बेस्ट जजमेंट नहीं रखेगा, इसका नाम अमेंड द असेसमेंट रखेगा। लेकिन आपको एक दफा अपॉर्चुनिटी देगा अगर आपने कुछ बोलना है। अगर आपका ऑडिट पिछले 4 सालों में हो गया तो इस साल आपका ऑडिट नहीं होगा। लेकिन अगर कमिश्नर बोर्ड से इजाज़त ले ले तो फिर कोई मसला नहीं। अगर बोर्ड को मसला है तो सीए या कॉस्ट मैनेजमेंट की फर्म हायर कर लें, वो ऑडिट करेंगे आपका। स्कोप ऑफ द ऑडिट, डेप्थ ऑफ द ऑडिट फिर बताई जाएगी, कितनी डिटेल में करना है ऑडिट। सीए को 2 पावर्स हैं, आपको नोटिस दे के इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा। जाहिर बात है, नोटिस दे के कहेगा P&L ले आओ, बैलेंस शीट ले आओ, फलां चीज़ ले आओ, और आपके प्रेमिसेस में एंटर होगा। लेकिन अगर आप सीए और कॉस्ट मैनेजमेंट का उनके साथ पंगा करने की कोशिश करें तो कॉमी में प्रोसीड, फिर कमिश्नर आ जाएगा बीच में, फिर कहेगा ठहर जा रहा हूँ, बस अब तुम लोग साइड पे हटो, अगर ये ज़्यादा पंगे कर रहे हैं ना। तो मैं इसके बारे में एक अच्छी सी राय बनाता हूँ अपने जहन में, बेस्ट जज करेगा। असल में होता ही है कि जो लोग अपने रिकॉर्ड दिखाने से इनकार करते हैं, फिर कमिश्नर बैंक स्टेटमेंट्स उनकी मंगवाता है, क्योंकि वो तो छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो तो बैंक से मिल जानी है। तो फिर उसको सामने रख के आपके बारे आपको जज करता है। बहरहाल ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पता है क्या है, ये इंशाल्लाह हम 35-40 मिनट लगा के सेक्शन 121 कभी पढ़ा तो वहाँ पढ़ेंगे। और अब जो कमिश्नर ने आपके बारे में अपने माइंड में सोचा हुआ था ना, इसको बदल लेगा, क्योंकि वो पता नहीं, वो तो गलत चीज़ ही सोच के आया था, निकला कुछ और है। बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑडिट होगा। बोलें, बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑडिट होगा। ये स्पेशल ऑडिट क्या होगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा एज मेनी स्पेशल ऑडिट पैनल्स एज मे बी नेसेसरी। इसमें कम से कम कितने बंदे होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। ये किन में से होंगे? एक क्रिकेटर रख लो, एक हॉकी वाला हो जाए, नहीं, ये ऑफिसर होगा इनलैंड रेवेन्यू का। ऑफिसर चैप्टर 15 में हमने पढ़े थे, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इनको ऑफिसर्स पढ़ा था हमने। एक तो ऑफिसर होगा इनलैंड रेवेन्यू का, एक सीए फॉर्म का बंदा होगा, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट फॉर्म का बंदा होगा। ये फिक्र मैं सही नहीं बोल रहा, असल में इन सब में से कोई 2 होंगे, ये असल में है ना, कंप्राइजिंग 2 और मोर। तो इन सब में से कोई 2 भी होगे तो गुजारा चल जाएगा। ऑफिसर और ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, सीए फॉर्म का बंदा हो जाए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का बंदा हो जाए, या फिर फॉरेन एक्सपर्ट हो जाए और फॉरेन स्पेशलिस्ट। लेकिन फिर डायरेक्शंस बोर्ड देगा, पता नहीं किस कंट्री से इंपोर्ट करना मंगवाना पड़ेगा। एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अ फॉरेन एक्सपर्ट, क्योंकि बड़ी मछली को ऑडिट होने लगे। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब था? बोर्ड में अपॉइंट एज मेनी पैनल्स एज मे बी नेसेसरी। एक बड़ी मछली के लिए एक पैनल बना दो, फिर दूसरी बड़ी मछली को पकड़ने के लिए दूसरा पैनल बना दो। पैनल्स टीम्स है ना, तो जितनी मर्जी टीमें बनाओ, जितने मर्जी स्पेशल ऑडिट करो। भाई ये जो है ना, ये छोटे लेवल का बंदा है, ये फॉरेन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट है। ये उसका बाप है टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट। फॉरेन एक्सपर्ट इतना एक्सपर्ट नहीं होता,
जितना टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट होता है, क्योंकि वो डिप्लॉय किया जाता है ऑडिट की मदद करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या फिर बाहर की किसी टैक्स अथॉरिटी की वजह से, यानी बाहर का एफबीआर, बाहर की एफबीआर का पता नहीं क्या नाम होगा, आई डोंट नो। तो टैक्स ऑडिट एक्सपर्ट, फॉरेन एक्सपर्ट का समझ ले बाप होता है, ये इंटरनेशनल टैक्स इदारों ने रखे होते हैं बंदे, फिर इनको मंगवा ले ताकि ऑडिट जरा प्रॉपर तरीके से हो सके। डिप्लॉयड अंडर ऑडिट असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन और टैक्स अथॉरिटी आउटसाइड पाकिस्तान। यानी सब लोगों को क्यों बुलाया? टू कंडक्ट एन इंक्लूडिंग फोरेंसिक ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट होता है काफी डीप डाउन जाके। किस चीज का ऑडिट होना है बंदे का? वो बोले ऑफ इनकम टैक्स ऑफ एनी पर्सन एंड स्कोप ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड और कमिश्नर ऑन अ केस टू केस बेसिस। ये तो इधर भी लिखा हुआ था, स्कोप ऑफ ऑडिट शैल बी डिटरमिन्ड बाय बोर्ड ऑन अ केस टू केस बेसिस। ये लाइन तो इधर भी लिखी हुई थी, कंडक्ट ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ एनी पर्सन। ये लाइन तो इधर भी लिखी हुई थी, कंडक्ट ऑडिट ऑफ इनकम टैक्स अफेयर्स ऑफ एनी पर्सन। ये वही लाइनें एज इट इज ऊपर वाली चल रही हैं। लेकिन ये ऑडिट किसका होने लगा? किसी बड़ी मछली का। इसके लिए क्या बन रहा है? स्पेशल ऑडिट पैनल। ये लोग बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। ऑफिसर नहीं, क्योंकि ऑफिसर तो बोर्ड का ही एम्प्लॉय है ना। ये लोग बोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। ये बोर्ड के साथ एग्री करेंगे, फिर ही बोर्ड इनको करेगा, और अगर इन्होंने एग्रीमेंट ब्रेक किया फिर इनके लिए मसला है। तो बोर्ड के साथ ये लोग एग्रीमेंट करेंगे। इफ अ मेंबर इज नॉट एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, यानी इनमें से कोई है, फिर बी से ई, तो द पर्सन शैल बी इंक्लूडेड इन टीम इफ एन एग्रीमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हैज बीन एंटर्ड इनटू। अच्छा, ये एग्रीमेंट किस किस के दरमियान करवाना है? बिटवीन द बोर्ड एंड द पर्सन, या अगर बाहर के मुल्क से आया है वो बंदा तो बिटवीन द बोर्ड एंड द इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, या बोर्ड एंड द टैक्स अथॉरिटी। तो इसके और बोर्ड के दरमियान एग्रीमेंट होगा, या इसके और बोर्ड के दरमियान एग्रीमेंट होगा, या इसके और बोर्ड के दरमियान एग्रीमेंट होगा। और अगर कोई बाहर से बंदा आया तो इससे एग्रीमेंट नहीं होगा, फिर या इससे एग्रीमेंट होगा इदारे लेवल पे, या इससे एग्रीमेंट होगा। आई होप शायद क्लियर होगी आपको बात। उस बंदे के दरमियान और बोर्ड के दरमियान एग्रीमेंट होगा, या इंटरनेशनल टैक्स ऑर्गेनाइजेशन टैक्स अथॉरिटी से एग्रीमेंट होगा। और ये एग्रीमेंट किस लिए जरूरी है? ताकि डेटे की कॉन्फिडेंशियलिटी। आगे बच्चों वाली बातें लिखी है। स्पेशल ऑडिट पैनल शैल बी हेडेड बाय चेयरमैन। अच्छा, चेयरमैन इनका कौन होगा? चेयरमैन, माय डियर, चेयरमैन यही होगा। चेयरमैन नीचे वालों में से कोई नहीं बन सकता। इसको चेयरमैन होगा, यानी इसको कुर्सी दे दी जाएगी, बाकियों को जमीन पर उठा दिया जाएगा। हु शैल बी द ऑफिसर? रेपिटिशन रेपिटिशन रेपिटिशन। आप अगले के प्रेमिसेस में भी घुस सकेंगे और उससे डेटा भी मांग सकेंगे। फॉर कंडक्टिंग एन शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय ऑफिसर। आमतौर पे ऑफिसर ही प्रेमिसेस में एंटर होगा और इंफॉर्मेशन मांगेगा। इसको काट दें। आमतौर पे ऑफिसर ही एंटर होगा, क्योंकि ये बड़ी मछली हैं। इनके प्रेमिसेस में फिर अगर सीए शीए को भेज दिया तो मसला हो सकता है, लेकिन आगे जाके हो सकता है वो गुंजाइश निकाल दे। तो इधर इसने ऑफिसर को एंटर करा रहा है। पीछे किसकी इजाजत से कौन एंटर हो रहा था? बोर्ड की इजाजत से सीए वगैरह, और वो भी एंटर हो रहे थे। दो इजाजतें पहले भी दी थी ना, एंटर इनटू प्रेमिसेस और टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। Point 14 is a repetition of point number 10. Point 10 वही है, where a person fails to
प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और स्पेशल ऑडिट पैनल। बस यहाँ ये फ़र्क है कि इधर लिखा हुआ था कमिश्नर और फॉर्म ऑफ सीए, और इधर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अब फॉर्म ऑफ सीए नहीं है ना, अब तो ये सारे हैं माय डियर। तो इफ अ पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर कमिश्नर और any documents, records or any other relevant document, electronically kept record, electronic machine, any other evidence, the commissioner may proceed to make a and assume assessment shall have वही repetition। अच्छा जी, स्पेशल ऑडिट पैनल का अगर एक बंदा भी एब्सेंट है तो कोई नहीं, ऑडिट करें। यानी अगर स्टूडेंट में से कोई एक एब्सेंट है तो कोई नहीं, टीचर क्लास पढ़ाए। लेकिन अगर टीचर ही नहीं है फिर मसला है। तो अगर चेयरमैन ही नहीं है तो फिर आप जरा रुक जाएं, अभी चेयरमैन को आने दें। लेकिन अगर चेयरमैन के अलावा बाकी कोई नहीं आया किसी दिन, खैर है यार, फिर ऑडिट चलाएं, खैर है। इफ एनी वन मेंबर ऑफ ऑडिट पैनल अदर देन चेयरमैन इज एब्सेंट फ्रॉम कंडक्टिंग ऑडिट, द प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑडिट में बी कंटिन्यूड एंड द ऑडिट शेल नॉट बी, ऑडिट को इनवैलिड नहीं कह देना आपने, यार वो बंदा नहीं आया, वो ऑडिट ही फारग हो गया। तो अगर टीम में 3 बंदे हैं, एक बंदा छुट्टी कर ले, 2 बंदे हैं तब भी एक बंदा छुट्टी कर ले, लेकिन कौन छुट्टी ना करे? चेयरमैन। तो चेयरमैन को देखें काफ़ी जगह प्रोटोकॉल दिया गया है, और सॉरी ऑफिसर को काफ़ी जगह प्रोटोकॉल दिया गया है। पहले ऑफिसर को प्रोटोकॉल दिया गया, तुमने एग्रीमेंट साइन नहीं करना कॉन्फिडेंशियलिटी का, क्योंकि तुम वैसे ही एम्प्लॉई हो। फिर इसको प्रोटोकॉल दिया गया, तुम्हें चेयरमैन बना रहे हैं। फिर अगला इसको प्रोटोकॉल दिया गया, तुम ही ने प्रेमिसेस में एंटर होना है, तुम ही ने उससे इंफॉर्मेशन मंगवानी है। फिर इसको यहां जाके प्रोटोकॉल दिया गया, अगर तुम ही नहीं होगे तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर ऑडिट रुक जाएगा। तो बार बार देखें, बस वो ऑफिसर को प्रोमोट करना था बस, इसीलिए ये बार बार अजीब लाइनें आ रही हैं। एंड इन द एंड तो ऐसे ICAP ने लिखा हुआ है, वो सॉरी FBR ने लिखा हुआ है, ये लाइनें क्या है अब, functions performed by officers shall be considered as having been performed by audit panel। तो ऑब्वियसली अगर एक बंदा एब्सेंट है तो फिर ऑफिसर ही बेचारा काम कर रहा होगा अकेला, क्योंकि उसने तो आना है, तो समझा जाएगा पूरे पैनल ने काम किए हैं। असल में लोग एतराज़ करते थे ना, बाकी बंदे एब्सेंट है, ऑफिसर ही आके बैठा हुआ है, वही काम करके चला गया, तो लॉ में करने का नहीं बस कर गया काफ़ी है। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑफिसर शेल बी अज्यूम्ड एज हैविंग बीन परफॉर्म्ड बाय ऑडिट पैनल। अगर ऑफिसर ने काम किया, बेचारा वो आया हुआ, बाकी नहीं आए हुए, तो ऑफिसर ने काम किया तो समझा जाएगा सब ने ही काम कर दिया। फिर ये ना कहना कि बाकी एब्सेंट हैं, ये हैं, वो है, नहीं भाई, काम हो गया बस। बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मोड एंड मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कैसे बनेगा, कहाँ बैठेंगे, वर्किंग कैसे होगी, ये तो ऐसी लाइन एक डालता होता है एंड पे। चलें, ये पहले पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज कराया था, अब सिर्फ ये वाला पॉइंट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बोर्ड कितने ऑडिट पैनल बनाएगा? जितनी मर्जी बड़ी मछलियाँ पकड़ लें। बस आपके सफ़र का इम्तिहान ख़त्म हो रहे हैं इंशाल्लाह। 5-7 मिनट बाद मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। जैसे आपसे वादा किया गया था, 1.5 घंटे की क्लास हमारी होती है। तो जितनी मर्जी वो टेस्ट वाला सवाल डिस्कस कर लेते हैं ना, वो जो विता टेस्ट हुआ था। कंप्राइजिंग 2 और मोर मेंबर्स, इनमें से लोग होंगे। इनको क्यों रखना है? टू कंडक्ट एन किसका ऑडिट? इनकम टैक्स अफेयर्स का। कॉन्फिडेंशियलिटी का एग्रीमेंट किस किस से साइन करना है? बोर्ड ने, पर्सन के साथ और इनके साथ। चेयरमैन कौन होगा? ऑफिसर। प्रेमिसेस में एंटर होना और रिकॉर्ड मंगवाने की किसकी पावर होगी? ऑफिसर की। यहां ऑफिसर को पावर दी जा रही है। अगर कभी भी रिकॉर्ड दिखाने से इनकार कर दे तो क्या होगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अगर कोई एक छुट्टी पे है चेयरमैन के अलावा तो ऑडिट को जारी रखो, लेकिन फिर क्योंकि वही ऑडिट कर रहा है बेचारा ऑफिसर, तो समझ लिया जाएगा सारों की तरफ से हो गया, खैर है, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे चलें। बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मोड, मैनर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, एक नया सेक्शन आया हुआ है कि नादरा ने बोर्ड को टैक्स पेयर का डाटा देना है। हालांकि टैक्स पेयर कह सकता है ये मेरा कॉन्फिडेंशियल डाटा है, क्योंकि नादरा वाले तो सब बीवी बच्चे सबके बेफॉर्म बनाते हैं, एक एक चीज़ उनके पास होती है, घर का पता होता है, सब कुछ, दादे का नाम, पता नहीं क्या क्या सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है।
तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि नादरा ने रिकॉर्ड शेयर करने हैं किसके साथ, बोर्ड के साथ। नादरा आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इनकम्स जिस पे टैक्स नहीं लगा। वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि नादरा वाले को हल्का फुल्का सवाल पूछते हैं, यार ये आपके घर किधर है, इस जगह पे, यार आप तो गरीब बंदे लगते हो, तो फिर वो बता देते हैं यार मैंने यहाँ यहाँ चीज़ें कमाई थी। तो बड़ा रेयर है अभी तो नादरा के सिस्टम में, लेकिन कल कल को होस्ते नादरा वाले ऐसे सवाल पूछने शुरू करें कि उनके पास इनकम्स का डाटा आ जाए टैक्स पेयर का, तो नादरा विल आइडेंटिफाई इनकम्स विच आर नॉट असेस्ड। नादरा ऐसी इनकम्स भी पकड़ सकता है। नादरा कोई बाजी नहीं है जहाँ आप ID कार्ड बनवाने कर कोई गए हो, बड़े हो गए ना माशाल्लाह। फिर नादरा ने पहला काम ये करना है, आइडेंटिफाई करनी है इनकम्स और फिर इंडिकेट करना है टैक्स कि इसका टैक्स कितना बनता है। FBR अपना काम नादरा से करा रहा है क्योंकि नादरा वेली है, वेल है। इंडिकेटिव टैक्स शैल बी कम्युनिकेटेड बाय FBR टू टैक्स पेयर। फिर FBR को जब नादरा बताएगा तो फिर नादरा जब FBR को फिर बताएगा इतना टैक्स है, तो FBR किसको बताएगा, टैक्स पेयर। कौन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इंडिकेटिव टैक्स। कौन, FBR को। FBR किसको बता रहे हैं, क्योंकि FBR को किसने बताया है, नादरा ने। बंदे दो किस्म के होंगे, अच्छा बच्चा क्या करेगा, दे देगा टैक्स, और कोई ऐसा बच्चा हो जो बुरा बच्चा हो, वो टैक्स नहीं देगा। कुछ लोग टैक्स दे देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो पेमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज एन, तो पेमेंट समझ लिया जाएगा अमेंडेड असेसमेंट। अमेंडेड असेसमेंट वही है, अब आपके बारे में राय बदल ली जाएगी, लेकिन अब ये राय अच्छी वाली है, अल्लाह का शुक्र है। यार ये अमेंडेड असेसमेंट क्या होती है पढ़ेंगे हम कभी सेक्शन 122 में। और अगर आप टैक्स पे करने से इनकार कर दें, बोर्ड शैल टेक एक्शन। थप्पड़, चपेड़, डंडे, सोटे, तो बोर्ड शैल टेक द एक्शन। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सेक्शन 175B भी हमारा हुआ। पढ़ें दोबारा, क्या है, बाजी बोर्ड को रिकॉर्ड भेजेंगी। बाजी का नाम नादरा। बाजी ये भी बताएंगी क्या क्या कमाया, बाजी हैं बाजाएं, बाजी ये भी बताएंगी क्या क्या कमाया जो नहीं बताया था, नॉट असेस्ड, जो नहीं बताया था, बताया नहीं था इसने, लेकिन बाजी को पता चल गया। वो बाजी तो बाजी हैं। फिर नादरा विल कंप्यूट टैक्स। नादरा फिर टैक्स कैलकुलेट करेगा। नादरा को पता नहीं किस काम लगा दिया है FBR ने, ऐसे ये नहायत ही अजीब सेक्शन है। ये जो टैक्स है फिर ये FBR टैक्स पेयर को बताएगा। फिर टैक्स पेयर अगर टैक्स दे देगा तो समझा जाएगा कि लॉ वालों ने आपके बारे में अपनी राय बदल ली है, अब आप शायद अच्छे बच्चे निकले हैं। और अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो बोर्ड फिर आपके खिलाफ एक्शन लेगा। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का क्या मतलब है? ये चैप्टर 15 का पहला सफ़ा, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। दा बाजी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दा बाजी अंडरलाइन किया हुआ पढ़ें, शेल शेयर इट्स रिकॉर्ड्स ऑन इट्स ओन मोशन का क्या मतलब है? खुद ही कहा ही नहीं बोर्ड ने, अपनी जिम्मेदारी भी नहीं, अपनी मर्जी से बोर्ड को भेज दे। बोर्ड ये पता चला था कुछ बाजियां होती हैं ऐसे, तो फिर मर्जी है, बाजी थी नहीं है, हाथ दो की लुट मची हुई हैं। द नादरा शेल ऑन इट्स ओन मोशन, खुद ही अगर इसका दिल चाहे, या और ऑन एप्लीकेशन बाय द बोर्ड। कर लें मोबाइल यूज़, फिर मैं पॉइंट 2 की तरफ चलता हूँ। ओके, शुक्रिया। एंड शेयर इट्स रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन विद द बोर्ड फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के जाल में लाओ। लोग तो छुपते फिर रहे हैं, ज़ाहिर बात है। नादरा वालों को पता चल जाता है पार्किंग गाड़ी पे आया हुआ है, पार्किंग कर रहा है, और ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ। तो नादरा वालों को तो नज़र पड़ जाती है, नज़र तो आपको रहता है वैसे ही लगती है। तो फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, ये सारा सेक्शन क्यों डाला गया है? इस सारे सेक्शन का मकसद क्या है? नादरा, बस इस सेक्शन का नाम ही नादरा है। सुभान अल्लाह, क्या नाम है?
नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। इस सेक्शन का मकसद है फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, टैक्स बेस बढ़े हमारी, ज़्यादा लोगों से टैक्स लें। जो FAR 2 वाले टैक्स बेस का मतलब लेते हैं खुदा के लिए, वो नहीं है ये इसका मतलब। अच्छा जी, पहला काम मैंने आपको बता दिया, शेल शेयर इट्स रिकॉर्ड्स, ये पॉइंट 1 था। पॉइंट 2 लिंक लिख लीजिएगा बाद में, अभी एतमाद कर लें। नादरा में आइडेंटिफाई इनकम, नादरा में आइडेंटिफाई इनकम्स फॉर अ पर्सन वेदर अ टैक्स पेयर और नॉट। कई दफ़ा टैक्स पेयर होता है, कई दफ़ा टैक्स पेयर कभी भी नहीं टैक्स पेयर बना होता, वो पहली दफ़ा आया होता है बेचारा, ID कार्ड बनाने उधर ही फारा कर देते हैं नादरा वाले उसको, उसका मोबाइल देख के, उसके जूते देख के, उसकी गाड़ी देख के बाहर जो खड़ी है, नादरा वाले कहते हैं तू तो आज तक टैक्स पेयर कभी नहीं था, आ तू भी आ जा। नादरा में आइडेंटिफाई इनकम, लेकिन माय डियर ये बात अधूरी है। नादरा में आइडेंटिफाई इनकम नहीं, ऊपर आए। नादरा में आइडेंटिफाई इनकम, में आइडेंटिफाई रिसीट्स, में आइडेंटिफाई एसेट्स, प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज। जब वो अपने घर का पता लिखवाएंगे आप तो नादरा लगेंगे वो तेरा तो घर मॉडल टाउन के अंदर है, तो 12-12 करोड़ के तो वहाँ चीज़ें मिलती हैं और तू कभी टैक्स जमा नहीं कराने गया, तो नादरा एसेट्स लाइबिलिटीज ऐसे पकड़ लेता है जब आप एड्रेस वगैरह बताते हैं। तो एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शंस डेट हैव एस्केप्ड असेसमेंट, जो टैक्स वाले पकड़ नहीं सके थे, जो टैक्स वाले FBR वाले पकड़ नहीं सके थे, नादरा ने उसको पकड़ लिया, बाजी है ना। अंडर असेस, टैक्स वाले असेस तो करने आए थे आपको लेकिन अंडर असेस करके चले गए, या असेस करके गए लेकिन रेट लोअर लगा के चले गए, या आपको ज्यादा रिलीफ देके चले गए, टैक्स क्रेडिट वगैरह आपको ज्यादा रिलीफ देके चले गए FBR वाले, अब वो नादरा पकड़ा है, ये लिख लें टैक्स क्रेडिट, क्लास हो रही। या डेट हैव बीन मिसडिक्लेयर्ड और मिसक्लासिफाइड अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ, या किसी हेड ऑफ इनकम में आपने गड़बड़ कर दी, बिजनेस को कैपिटल गेन में डाल दिया, कैपिटल गेन को प्रॉपर्टी में डाल दिया, तो इस तरह की अगर आपने गड़बड़ कर दी तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कई लोग प्रॉपर्टी को उधर सोर्स में डाल देते हैं 2 नंबरी करके, फिर पूरा रिपेयर माइनस करते हैं और वो रिपेयर 1/5 से भी ज़्यादा होता है, इस पे लॉ में करो फिर गुस्सा चढ़ता है, 2 नंबरियाँ मारते हैं, प्रॉपर्टी को उधर सोर्स में डाल देते हैं, घर किराए पे देके छोटी सी मशीन बीच में रख देते हैं, कहते हैं बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी किराए पे दी हुई है। पागल बनाया है तुमने मुझे, इसे तो मिल्क शेक बनाना था, आप कहेंगे नहीं बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट मशीनरी, लोग तो भी लोग है ना। आप भी थोड़ा सा हमारे साथ मुस्कुराओ ना, ठीक है आप लोग मैच्योर हो जाए लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज़रा हल्का सा कर लिया करें कभी कभी, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है। नादरा में आइडेंटिफाई, बाजी क्या क्या बताएंगी, इनकम, आना, एसेट्स, प्रॉपर्टियां, लायबिलिटीज, खर्चे, ट्रांजैक्शंस। इन 6 चीज़ों में क्या बात कॉमन है, या तो ये FBR वाले पकड़ नहीं सके थे, या पकड़ा था उन्होंने हमें लेकिन सही तरह असेस नहीं कर सके हमें, या हमारे पर लोअर रेट लगा के चले गए, या हमें ज्यादा रिलीफ्स दे के चले गए, या हमारी इनकम को किसी गलत हेड में डाल के चले गए। द नादरा में कंप्यूट इनकम एंड टैक्स, अब फिर इनकम और टैक्स कंप्यूट करेगा, खाली टैक्स नहीं ऊपर इनकम भी लिखा हुआ है माय डियर। नादरा में कंप्यूट इनकम एंड टैक्स ऑफ एनीवन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मेटा, अच्छा, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक और स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग और एनी अदर मॉडर्न डिवाइसेस और कैलकुलेशन मेथड्स आने वाले होंगे कुछ दुनिया में, इसलिए उसने डाल दिया यहाँ पे कुछ तरीके आने वाले हैं जिसमें टैक्स लोगों के खुद निकल रहे होंगे, इधर हमें डाटा दिया हुआ नहीं निकल रहा होता पेपर में, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकल रहे होंगे। तो चलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, दिल पे ले लेते हैं, और एनी अदर मॉडर्न डिवाइस और कैलकुलेशन मेथड। ओके,
द इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड बाय नादरा शेल बी नोटिफाइड बाय बोर्ड टू रेलिवेंट पर्सन। ये तो पढ़ा है हमने। द इंडिकेटिव टैक्स शेल बी कम्युनिकेटेड बाय बोर्ड टू टैक्स पेयर। फिर टैक्स पेयर को बता देंगे पुत्र तू पकड़ा गया और बाजी ने पकड़ने में हेल्प किया। द इंडिकेटिव टैक्स एंड लाइबिलिटी कंप्यूटेड बाय नादरा। ये इंडिकेटिव पता है क्यों बार बार लफ्ज़ यूज़ करें? क्योंकि ये फाइनल नहीं है। अभी टैक्स पेयर इस पर एतराज़ करेगा, फिर इसको सही करेंगे हम, इसलिए बार बार इंडिकेटिव मीन्स इंडिकेशन दे दिए, आगे देखेंगे क्या करना है। बार बार इंडिकेटिव का लफ्ज़ यूज़ करें। द इंडिकेटिव इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूटेड बाय बाजी शेल बी नोटिफाइड बाय बोर्ड टू द पर्सन एंड द पर्सन शेल हैव द ऑप्शन टू पे द टैक्स। अब आप टैक्स पे कर दें, बस अब खत्म करें बात। टैक्स पे करें ऑन सच टर्म्स कंडीशंस इंस्टॉलमेंट्स डिस्काउंट्स। टर्म्स को एग्री कर लें, कंडीशंस बना लें, किस्तें बनवा लें, लेकिन बस जान छुड़ाएं आप बोर्ड से। डिस्काउंट ले लें, रेप्राइव्स रिलेटिंग टू पेनल्टी, पेनल्टी के वेवर को कहते हैं ना, पेनल्टी और डिफॉल्ट सरचार्ज माफ़ करा लें, रेप्राइव्स माफ़ करा लें, पेनल्टियाँ और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज माफ़ करा लें। पेनल्टी क्या होती है? जुर्माना वगैरह। और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज क्या होता है? लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। तो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज होता है लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। लिख लें, हम वापिस ये करेंगे बाकी। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट। Okay. Next. My dear, इतना पढ़ लें। The indicative income and tax computed by Nadra shall be notified by board to the person. The person shall have the option to pay the tax on such terms, conditions, installments. बंदा वो टैक्स पे करेगा। डिस्काउंट, रेप्राइव्स रिलेटिंग टू पेनल्टी एंड डिफॉल्ट सरचार्ज। टाइम लिमिट का क्या मतलब है? टाइम लिमिट विल बी प्रेस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। टाइम लिमिट फॉर पेइंग टैक्स कौन बताएगा? बोर्ड। इन केस पर्सन डज नॉट पे टैक्स, इन केस पर्सन डज नॉट पे टैक्स, 0.6। अगर ये टैक्स पे ना करे, क्या करना था? किसी को याद है? बोर्ड शेल टेक एक्शन अपॉन बेसिस ऑफ टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड अबव। चलो यार, मुक्का काम, अल्लाह का शुक्र है। और अगर पे कर दे, इफ अ पर्सन पेज लायबिलिटी सच पेमेंट शेल बी कंसीडर्ड टू बी एन। अब यार ये क्या है? मैंडेट असेसमेंट ऑर्डर। ये पढ़ेंगे माय डियर, ये सारा पढ़ेंगे। इसको आप अभी काटना चाहें काट सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको पेपर में नहीं लिख के आना। अब आप ये नोट कर लें सारा। 1 2 3 4 नहीं 3 तो नहीं अभी है, 3 पढ़ाता हूँ अभी। 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7। ओके, 3 पॉइंट क्या था उसको हमने समरी में नहीं डाला। The board may use information communicated to it by नादरा। बोर्ड इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करे जो नादरा ने दी है। मे यूज भी कर सकते हैं एंड मे फॉरवर्ड। ओ तेरी खैर, बोर्ड अपने लिए भी यूज कर सकता है और किसी और इनकम टैक्स अथॉरिटी को भी दे सकता है जो उसके इलाके में है, यानी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, सबको। ये इनकम टैक्स के ही बंदे होते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी से मुराद उधर FBR वाले ही हैं। तो बोर्ड खुद भी यूज़ कर ले और अपने बाकी दफातर को भी यूज़ करने दे इंफॉर्मेशन। तो बोर्ड यूज़ भी करेगा इस इंफॉर्मेशन को और फॉरवर्ड भी करेगा। चलें, ये याद करें माय डियर। अच्छा, ये हमारा पॉइंट रह गया। ये इंशाल्लाह लेक्चर 73 में करेंगे। ये जो सेक्टरल बेंचमार्क रेशोज 2A 2AA
2 डबल ए रह गया हमारा। अच्छा जी, याद करें, दा नादरा खुद ब खुद या बोर्ड की रिक्वेस्ट पे रिकॉर्ड शेयर करेगा बोर्ड से ताकि ज्यादा लोग टैक्स दें। नादरा आइडेंटिफाई करेगा 5 चीजें अगर इनमें ये मसले थे। द बोर्ड में यूज एंड फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू इनकम टैक्स अथॉरिटी, किसी और को नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं। नादरा इनकम भी निकालेगा, नादरा टैक्स भी निकालेगा। उधर नहीं, नादरा को क्या बना दिया, तो काम एफबीआर के हैं, चलो ले रहे। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग और अदर मॉडर्न डिवाइसेस। ये जो इनकम और टैक्स है जो नादरा कंप्यूट करेगा, बता दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से उस बंदे को, और बंदे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो टैक्स दे। हाँ, किस्तें बनवा ले, पेनल्टीज माफ करा ले, डिफॉल्ट सरचार्ज माफ करा ले, डिस्काउंट ले ले, लेकिन दे सही टैक्स 0.6। और अगर वो बंदा फिर भी टैक्स नहीं देता तो बोर्ड आपके खिलाफ एक्शन ले लेगा। और अगर आप टैक्स दे देते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, आपके बारे में अपनी राय बदल लेंगे और शायद अब राय यहाँ अच्छी बन जाएगी। इस किस्म की कोई बात है। टेस्ट वाला क्वेश्चन किताब में है तो निकाल लें, है ना किताब में। मैंने आपको बताया था लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स आखिरी पेजेस पे हैं बुक की। लेटेस्ट 2 अटेम्प्ट्स ये सवाल था ना, इस तरह का कुछ सवाल आया था। ओके, अच्छा जी, ये टेस्ट में सवाल आया था, पता नहीं कौन सा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 8। तो अपनी किताब के आखिर में देखें, ये क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आपकी किताब के आखिर में। जमशेद और सुल्ताना अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का एक ही जितना कद है, और सुल्ताना का नाम नहीं डाला, जो जमशेद ने अपना नाम डाल के केमिकल की एक कोई पार्टनरशिप बना ली है, विच इज़ इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं मिलेगा आपको। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेसीज रिकॉर्ड। इनको भी ढूंढ दें, हमें आप पे नहीं मिल रहा, हम क्या उसको ढूंढ के दें। चैप्टर 23 के बाद अगला सफाई सुना है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट एंड अदर इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चले माय डियर, मार्क कर फड़ लो ते वेखते रहो यार, मैंने नहीं नोट करने देना, आपने बस टेस्ट अपना समझ लें, आप मार्क कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? Leave it. You people relax. Oh no, not at all now. You people must relax. Have a relaxing nap, please, in this class. कभी कभी हम बोलते हैं, हमारा बोलना भी बंद कर दें। अच्छा, प्रोविजन टैक्स वाले आपको पता है किसी भी किस्म की माइनस नहीं करने देते, इसलिए इसको क्या करें, ऐड कर दें। कितना? 250। देखते रहें, बस हम शो देखने आए हैं, देखते रहें। सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज शाम तक आपको अवेलेबल कर दूं, लेकिन रात तक। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अ सैलरी ऑफ 450 पेड टू ईच पार्टनर। मंथली तो नहीं है ये माय डियर, लेकिन पेड टू ईच पार्टनर लिखा हुआ है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आगे सुल्ताना का न्यूमेरिकल भी मांगा हुआ है और जमशेद का भी, तो मेरे ख्याल से फिर ऐसे करें, चल जितना भी मांगा था 450 जमशेद और सुल की सैल कितनी है? 40। सुल्ताना की सैलरी इंटरेस्ट पे किया पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे। ये तो अभी वो परसों वाले सवाल में पता नहीं कि चंद दिन वाले, काफी 5-6 दिन पहले में जम का इंटरेस्ट और सुल का इंटरेस्ट कोई कह रहा है मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था मंथली समझ के, कोई कह रहा है मैंने दोनों पार्टनर की इसी तरह किया था आप लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों में तो मुझे एतमाद है, कम से कम जो इधर बैठे हुए हैं और जो ऑनलाइन वाले माशाल्लाह घरों में हैं। अदर इनकम में बैड डेट रिकवरी पड़ी है 225 की। पहले इसको तो निकालें ना, इसको तो निकालें।
200। इनकी मैंने नेचर इसलिए लिख लिया कि इनको डिविजिबल इनकम वाली वर्किंग में लेके जाना है। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है वो ज़रा यार मुझे लगता है आई कैसे ऐसे सवाल बन गया गलती से, इतना सवाल ही काम का बना लिया करे। जेसी हैड प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, कभी पेपर में बैठे हो तो फिर पता चले। अच्छा ठीक है, हम चांद पे गए हुए थे सीए करने। जेसी ने इस बैड डेट को राइट ऑफ किया था पिछले साल, पिछले से पिछले साल, और अब उसके खिलाफ केस कर दिया था। उस वक्त टैक्स वालों ने 3 लाख माइनस करने दिया था। तो बैड डेट रिकवरी कितनी है? 220, where the bad debt recovery is greater than the difference between actual bad debt and the amount previously allowed as 300. ये 100 रुपये आ रहा है, 225। The excess shall be chargeable to tax under the head income from business. इस तरह भी शॉर्टकट मार सकते हैं? हाँ मार दें शॉर्टकट, कुछ ना तो किया ही ऐसा होगा। एक्चुअल बैड डेट माइनस अलाउड अमाउंट रिकवर्ड में से इसको माइनस कर दिया होगा। वर्किंग याद है ना? ओके, लॉस आया 13,25,000 का एनर्जी डेरिवेटिव प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट से। नो वी डोंट नो व्हाट इज एनर्जी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का, आगे चले, हमें तो नहीं पता, हमारी तो अपनी एनर्जी नहीं है तो डेरिवेटिव कहाँ से होनी है। ऑन जनवरी 2024 हमारे साल के मिड में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था 300 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल खरीदने का फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस केमिकल्स एमिंग टू हेज अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। ये मुआहिदा सिर्फ फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए था। और अब तो ये स्पेकुलेशन की एक्सेप्शंस में आ गया ना, तो आईकैप ने अपनी वेबसाइट में इसको स्पेकुलेशन में डाला हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो नॉन स्पेकुलेशन है ये, क्योंकि मकसद क्या है आपको याद नहीं है? मैंने कहा था कि एमिंग टू हेज अगेंस्ट फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस वाली लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए कर रहे हैं तो फिर ये नॉन स्पेकुलेशन है, तो ये स्पेकुलेशन के एक्सेप्शन में चला जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायर होना है 30 जून 24 को, और उससे पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया, चीजें नहीं बेची। द कॉन्ट्रैक्ट सेट टू एक्सपायर एट ईयर एंड वाज सोल्ड बिफोर द सेटलमेंट डेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्ट्रैक्ट उस डेट को बेचें या उससे पहले बेचें, जब कॉन्ट्रैक्ट बिक गया तो चीजें नहीं बिकी। तो इसका मतलब है ये स्पेकुलेशन बिजनेस तो है, आपने किया तो स्पेकुलेशन मार्केट में है जाके, लेकिन आपकी नीयत स्काई ब्लू मार्कर में कुछ और थी। इस वजह से क्या करें, तो नॉन स्पेकुलेशन में पड़ा रहने दें। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस अल्लाह का शुक्र है भी नॉन स्पेकुलेशन, बस इसको इग्नोर कर दें, बस लॉस है। नहीं, नॉन स्पेकुलेशन का ही लॉस है ना, तो नॉन स्पेकुलेशन में पड़ा रहने दें, इसमें क्या मसला है, इसको खर्चा टाइप समझ लें, तो बस इसको पड़ा रहने दें। नहीं अदर इनकम, तो अदर इनकम में पड़ा हुआ है तो पड़ा तो यार प्रॉफिट में हुआ है ना यार, इससे तरह बोंगी मारो, इसी में पड़ा हुआ है ना, 13,000 में पड़ा हुआ है ना, 13,000 में ये लॉस पड़ा हुआ है, और ये लॉस कौन सा है, नॉन स्पेकुलेशन, तो लेट इट बी देयर, लॉस को पड़ा रहने। यही तो वो आईकैप से थोड़े सोल्यूशन में शायद गलती हुई थी कि उसने उसको निकाल दिया है, हालांकि इसको पड़ा रहने दें। आगे चलें, पर डैश डाल दें, पता नहीं अब लेस करके डैश डालनी है या ऐड करके डैश डालनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लॉस टू हेज करने के लिए बस ऐसे डैश डाल के सॉल्यूशन में कोई लाइन डाल दूंगा मैं इसके लिए। अच्छा, यकम मेरे को सुल्ताना विद जमशेद परमिशन मूव्ड सम ऑफ द ऑफिस फर्नीचर टू हर रेजिडेंस फॉर पर्सनल यूज। ये पता नहीं क्या था, घर से बिजनेस में लेके जा रही है, बिजनेस से घर में लेके जा रही है। सुल्ताना मूव्ड फर्नीचर टू हर हाउस, अपने घर लेके जा रही है। इसको डिस्पोजल कहें या एडिशन कहें, सोचिए जरा। डिस्पोजल, तो फिर तो गेन लॉस निकलेगा टैक्स वालों का।
और ये ऊपर शुक्र है इंक्लूड कहीं नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है किसी में, उल्टाना नहीं पड़ेगा कुछ। ये तो इंक्लूड था ना, उल्टाना पड़ा, इंक्लूड था उल्टाना पड़ा, इंक्लूड था उल्टाना पड़ा, इंक्लूड था, ये किसी में इंक्लूड नहीं है। तो बस सिंपल तरीके से इसका जो करना चाहिए वो करें। मार्केट में इसकी कीमत कितनी है? 20 लाख, और खरीदा कितने का था? 1 जुलाई 2021 को। तो टैक्स वालों का गेन लॉस वर्किंग नंबर 2। जी माय डियर, कंसिडरेशन ये था ना स्पेकुलेशन में जो लाइन हमने पढ़ी थी, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस वाली। अच्छा, हेजिंग भी कहते हैं इसको, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। इफ अ बिजनेस एसेट इज पुट टू पर्सनल यूज, इट्स कंसिडरेशन शैल बी द फेयर वैल्यू। चलो, इट्स कंसिडरेशन शैल बी द फेयर वैल्यू, सेक्शन 77 का 3। जी कंसिडरेशन कितनी है भाई? 2000, लेकिन मेरे ख्याल से एक वर्किंग और करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 3। मुझे एक काम करने दें, मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, ना हुआ तो शल्ले शल्ले। मुझे चाहिए 2024 का गेन, तो मैं इसे 30 जून 23 तक डेप्रिशिएट कर देता हूँ। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15। क्या ये मैंने याद तो नहीं किया होता, तुम्हें देना चाहिए वैसे। ये तो मैंने लेटेस्ट अटैम्प्ट ही खोली हुई है। ओह, ये चीज़ मेरे अजीज मैं याद भी नहीं करके गया हुआ था, अल्लाह का शुक्र है पेपर में आ गया। और दिया भी फर्नीचर का हुआ है यार, खीर आई क्या, कितने पास करने में तुला हुआ है। शुक्र है मुझे रेट याद नहीं था, ये दे दिया। बाकी सवाल नहीं हो रहे, वो अलग बात है मेरे से। अच्छा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉर्टकट लगा लें, मैनुअली WDV निकालने की बजाय। खरीदा कितने का है? 16 लाख का। इसको 85% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 जून 22 की BV आ जाएगी। इसको फिर दोबारा 85% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 जून 23 की BV आ जाएगी, और मैंने 30 जून 23 की ही BV मुझे चाहिए। 1156 844। और अगर आपने मैनुअली करना है तो वो तो मैं आई रियली अप्रिशिएट, कोई मसला नहीं। आप कॉस्ट पकड़ें 1600, पहले साल डेप्रिशिएट करें 15%, फिर BV निकल आए, फिर अगले साल डेप्रिशिएट करें 15%, फिर BV निकल आए, तो BV तो वही आनी है, अल्लाह का शुक्र है जो है 1156 एसेट की। ठीक है, सॉरी इफ समथिंग हर्ट्स यू। ओके, information related to Sultana. Okay, Sultana, so you're telling about something about yourself. I don't want to know anything about you. आगे चलते हैं। लिखा है I don't want to know anything about Sultana. So अब इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। किसका? सुल्ताना का नहीं भाई पुत्र, जमशेद केमिकल का तो पहले फारग कर दें। जी माय डियर, वो पान लगा टैक्स वालों का गेन।
वर्किंग 2 से 844। प्यार से कहीं साथ वाले को छोटे, कैलकुलेशन कर। 15544। जमशेद केमिकल्स, AOP income and tax thereon, income from business 15544। तू तो थल्ले आ। taxable income 15544। टैक्स ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? 1610000 99 यार थोड़ा सा मुझे अपनी कर लेने दिया करो रिवाइज, बच्चों को पढ़ाना होता है। ओके माय डियर, जम सुल टो, जमसुल टो, सैलरी जम की, सुल की, इंटरेस्ट जम का, जुल का, सुल का। ये उठानी होती है माय डियर, ये ना उठा लीजिएगा, ये उठानी होती है। ये कहीं टेस्ट का सॉल्यूशन तो नहीं मिल गया? प्रॉफिट शेयर इक्वल है 6997। ਰਸ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਨੋਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। I will allow these people to take a pic. Okay, you have done what I have said. This is now ready. Samyullah, ready? Okay. Okay, my dear. Further information related to सुल्ताना। अब मैं इसको पढ़ देता हूँ 2-4 मिनट लगा के, ऑब्वियसली टाइम हमारा ज़्यादा हो गया, और फिर आपको सोल्यूशन इसका दे दूंगा। तो इसकी ट्रीटमेंट बता देता हूँ मैं। On 1 July, सुल्ताना let out her plot of land in the Korangi industrial area to her brother's import house। और जिसको भी दिया है यार, मोंगियाँ मारते हैं तो हमें भी परेशान करते हैं। ब्रदर का इम्पोर्ट हाउस, अच्छा, नथिंग टू एट अ मंथली रेंट ऑफ 1 लाख रुपए, तो 1 लाख को 12,000 दे देंगे। हाँ मैंने आगे पढ़ लेने दो, आगे मैं रिवर्स मार लांगा। जो ज़हन बन रहा होता है उसको भी नहीं बनने देते। तो पता है आपने सवाल पढ़ा हुआ है, द प्रिवेलिंग फेयर मार्केट रेंट इज 170, तो ऑब्वियसली फिर 170 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। ठीक है हमारा। एडिशनली शी रिसीव नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट ऑफ 3 लाख। माय डियर, इसको इग्नोर करना था क्योंकि प्लॉट ऑफ लैंड का था। बोंगो ने बोंगी मारी होगी तो इस सारी अगली लाइन इग्नोर करनी थी। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट वाज रिफंडेड टू। अरे मारी है बोंगी, मान जा, वरना तेरे टेस्ट निकलवा लेना मैंने। भाई नॉन एडजस्टेबल अमाउंट लैंड का हमने पढ़ा था, इनकम में नहीं जाना, क्योंकि ये सेक्शन सिर्फ किसके लिए है? बिल्डिंग के लिए। भाई मेक इट अवेलेबल माय डियर, मेक इट अवेलेबल, टाइम इज शॉर्ट। ये इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई, किसकी? सुल्ताना की।
पॉइंट 2 में देखता हूँ, अभी पढ़ता हूँ। असल में एक पॉइंट आपका पिछले किसी टेस्ट का भी रहता है, टर्म टेस्ट का, वहाँ से ये पॉइंट असल में समझाना है, तो इसको मैं फिर देखता हूँ क्या करना है। हो सकता है ये पिछली किसी क्लास में मैंने आपको समझा दिया हो। अच्छा, पॉइंट 3, सुल्ताना इज़ ऑल्सो रिनोन्ड ऑथर। सानू तो नहीं पता एंड रिनोन्ड ऑथर, एक बुक नहीं पूरी ज़िंदगी सुल्ताना दी पढ़ी। एंड हैज़ रिटन न्यूमरस बुक्स तेरी खैर ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अच्छा, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। शी कंप्लीटेड अ लास्ट वर्क टाइटल द ओशन ऑफ प्लास्टिक। पता नहीं क्या लेवल है सुल्ताना का। ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 साल में ओशंस को प्लास्टिक में लेके जा रही है, प्लास्टिक ओशन में लेके जा रही है। 2.5 साल से लगी हुई है। तो किताब लिखने पे से 2 साल ज़्यादा कर्सा लगा है। इन दिसंबर 2023 हमारे साल उसको एकदम 5,04,000 मिल गए फॉर अ लेटेस्ट वर्क। ये ना असल में आईकैप का अजीब सा ब्लंडर सा था। आईकैप ने ना दूसरी रिक्वायरमेंट में जाके पूछे कि सुल्ताना के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है रॉयल्टी की। तो ऑप्शन इसके पास ये अवेलेबल है कि इसको 3 सालों में गिरा दे, वरना वैसे हो सकता है किसी ने अगर ये रिक्वायरमेंट ना पड़ी होती तो वो इधर भी 3 सालों में गिरा देता। मेरे ख्याल से उसको आईकैप को उसको गलत नहीं करना चाहिए, उस बंदे को भी जिसने यही 3 सालों में गिरा दिया है। लेकिन नीचे जाके उसको पता चलता कि मैं तो न्यूमेरिकल के फेस पे 3 सालों में गिरा के आया हूं और वो ऑप्शन पूछ रहा है। जनरल रूल इसका मतलब है न्यूमेरिकल के फेस पे लगाना था और करना भी यही चाहिए जब ये रिक्वायरमेंट भी पढ़ लें। इसी के लिए तो शायद 15 मिनट दिए होते हैं शुरू में। जब आपको पता है कि यहाँ ऑप्शन पूछ रहे तो जनरल रूल है फॉरेन इनकम में लेके जाएं, और ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है माय डियर, वो जनरल रूल नहीं है। उस उधर जाके देखिएगा ही द ऑथर में, तो कितने लोगों ने इधर ही 3 सालों में गिरा दिया था न्यूमेरिकल के फेस पे। ये नहीं करना था फिर, क्योंकि अजीब सा लिंक्ड है जरा ये बातें। उसने कहा था क्या ऑप्शन है, इसका मतलब है यहां फिर कुछ और करना था। क्योंकि मैंने भी एकदम पढ़ते ही सोचा था, जब यही पेपर मेरे सामने है, मैंने पढ़ते ही सोचा इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इनकम में डालते हैं क्योंकि उसके लिए बेटर ऑप्शन होगी। लेकिन नीचे जाके जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा फिर वो इधर ऑप्शन पूछ रहे तो फिर उधर जनरल रूल लगा दें, उसको पूरा इनकम में डाल दें। तो ये करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी अकल की बात है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के पास है नहीं। इन 2021 सुल्ताना को 2000 शेयर मिले हैं फॉरेन कंपनी से, सॉरी फॉरेन कंपनी से नहीं, मादरत, फॉरेन कंपनी के अपनी फ्रेंड जमीला से। जमीला ने 2018 में ये 45 रुपए के खरीदे थे और फेयर मार्केट वैल्यू जब सुल्ताना को दिए तो इनकी 120 थी। सुल्ताना ने इनको बेच दिया है 200 पे। अब मैंने आपको कुछ क्लासों में बताया हुआ कि 200 में से आपने माइनस करना होता है 45, लेकिन मैं सोल्यूशन में माइनस करूंगा 200 में से 120। इसकी वजह मैं फिर आपसे कभी डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो इसको अभी होल्ड पे रख लें, बाकी गेन लॉस तो इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे। ये 3 इनकम जिसकी निकल आई, प्रॉपर्टी इनकम आ गई सुल्ताना की, और अदर सोर्स आ गई, और कैपिटल गेन। इन तीनों को जमा करके टैक्सेबल इनकम आनी है, उसमें ऐड करने शेयर फ्रॉम एओपी। आगे फिर न्यूमेरिकल ज्यादा वाली इनकम, कम वाली इनकम वाला होना है। ठीक है जी, चलें भाई, पॉज कर, बंद कर दें।